गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस वीडियो में जो भी आपको ज्ञान दिया जाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वृद्धि हो जाए। हमने पिछली कक्षाओं में पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था जनजातियाँ और हमने जनजातियों के बारे में बखूबी अध्ययन कर लिया था। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विश्व की जनसंख्या को लेकर। यहाँ हम विश्व की जनसंख्या के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है पार्ट 3 विश्व जनसंख्या। यहाँ हम विश्व की जनसंख्या साथ ही साथ उसका वितरण, उसका जो फैलाव, घनत्व, उसका जो जमाव है और वृद्धि किस प्रकार उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हुई है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ आप एक बिंदु के रूप में देख रहे हैं कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कि मानव जब आदि मानव था तब से लगाकर धीरे धीरे उसने जो प्रगति की है और आज आधुनिक मानव के रूप में वो आया है, किस प्रकार उसने जनसंख्या में परिवर्तन किया है कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास के साथ उसमें आई जटिलताओं के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आई और ऐसी ऐसी जटिलताएं आई कि मानव को कहीं पर भी एक जगह जमाव कर पाना मुश्किल था। उसका कुछ कारण हो सकता है वहाँ की जलवायु, कुछ कारण हो सकता है वहाँ का धरातल और कुछ कारण राजनीतिक भी हो सकता है कि जटिलताओं के कारण जनसंख्या का सर्वत्र समान वितरण नहीं मिलता है। अगर मैं विश्व के धरातल और जनसंख्या को समानुपात में देखूं तो हमें देखने को मिलेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी जगह पर समान रूप में जनसंख्या नहीं पाई जाती। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या ज़्यादा है बट क्षेत्रफल कम है। जैसे आप भारत को ही देख लो, यहाँ क्षेत्रफल है कम और जनसंख्या है ज़्यादा। कुछ क्षेत्र हमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ क्षेत्रफल तो है ज़्यादा लेकिन जनसंख्या है कम। तो ऐसी जटिलताएँ हमें देखने को विश्व के धरातल पर और विश्व की जनसंख्या को आपस में जोड़ते हुए देखी जा सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या वितरण कहते किसे हैं। जनसंख्या वितरण धरातल पर मनुष्य के फैलाव का स्वरूप जनसंख्या वितरण के नाम से जाना जाता है कि किस प्रकार मनुष्य इस धरती के ऊपर निवास कर रहा है, किस प्रकार वितरित है, इसको हम जनसंख्या वितरण के नाम से जानते हैं। इसी पाठ का जो हमारा एक बिंदु दे रखा है बोर्ड कक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर दे रखा है मानव संसाधन। मानव एक संसाधन के रूप में, मानव एक संसाधन के रूप में, यानी यहाँ पर मानव को एक संसाधन के रूप में बताया है और ये एक मुख्य बिंदु के रूप में है जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उसमें भी प्रश्न बना हुआ है। मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है या फिर मानव संसाधनों का जनक क्यों है, इसका भी बताऊंगा। उससे पहले आप देखिए कि मानव एक संसाधन के रूप में किस प्रकार, यहाँ पर आप मानव को केंद्रित कीजिए और हमारी जो पुस्तक है उसका नाम है मानव भूगोल। चूंकि मानव भूगोल है तो यहाँ हम अधिकतर किसका अध्ययन करेंगे, मानव का। पिछले वीडियो में देखा होगा मैंने मानव की कुछ जातियाँ आपको बताई थी, जिसमें हमने एस्किमो पढ़ा, जिसमें हमने बुशमैन पढ़ा, जिसमें हमने भील पढ़ा, जिसमें हमने गोंड जनजाति तक को पढ़ा था। वो मानव का एक स्वरूप था जिसमें मानव अपनी गतिविधियों को कर रहा था। वो अपने ऐसे कुछ आवास जो वो प्राकृतिक रूप से उसको अपना करके अपना जीवन यापन कर रहा था, उसी मानव का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। और मानव भूगोल में मानव को केंद्रीय स्थान दिया गया है। मानव भूगोल सवाल आ सकता है कि मानव भूगोल में केंद्रीय स्थान किसका है। मानव भूगोल में केंद्रीय स्थान है मानव का, यानी यहाँ पर मानव को केंद्र मान करके अध्ययन किया गया है। मानव ही सर्वोपरि है, वो जो करेगा उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा आप देखो मानव एक संसाधन के रूप में किस प्रकार, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, संसाधन वह वस्तु जो मानव के उपयोग में आती है या मानव के द्वारा उपयोग में ली जाती है उसको संसाधन कहते हैं। यहाँ मानव को भी संसाधन बताया गया है। जो भूगोल वेता है उन्होंने बताया कि मानव भी एक संसाधन है और मानव चूंकि संसाधन इसलिए है जितने भी संसाधन है उनका उपयोग कौन करता है, मानव करता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको कि कोयला एक चट्टान का टुकड़ा ही रह जाता अगर मानव उसको उपयोग नहीं करता। तो चूंकि मानव ने उसको उपयोग में लिया और उसको ज्वलनशील पदार्थ बना करके एक ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया था, तो यहाँ पर मानव ने अपनी बुद्धि का और शक्ति का प्रयोग किया था और कोयले को एक संसाधन बनाया
बनाया था। तो पहला संसाधन कौन हो गया? मानव। अपनी बुद्धि और विवेक के कारण उसने किसी वस्तु को संसाधन बनाया है। और इसके अलावा मानव दूसरे मानव के भी काम आता है। बिना मानव के पृथ्वी की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मानव तो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और हमारी पुस्तक में हमारे जो अध्याय 3 है उसमें दे रखा है कि मानव एक संसाधन के रूप में किस प्रकार है। मानव विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मानव अपने दिमाग से औजार बनाता है। मानव अपने रहने के लिए घर बनाता है। वह भौगोलिक वातावरण की कठोरताओं को कम करने के लिए जीवन यापन करता है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी परिवर्तन होते हैं वो काफ़ी कुछ मानव के द्वारा भी किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर मानव को एक संसाधन के रूप में बताया गया है। ध्यान रखना, मानव को संसाधनों का जनक भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी संसाधन हैं उनको उपयोग करने वाला और उनको सर्वप्रथम आविष्कार करने वाला भी मानव ही है। इसीलिए मानव को संसाधनों का जनक भी कहा जाता है। यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हमारा बिंदु है वो रहेगा, जैसा कि मैं अध्याय में से सारे बिंदु आज आपके क्लियर कर रहा हूँ और आज इसको हम एक परिचय के रूप में ले रहे हैं। इसका आगे धीरे धीरे और ज़्यादा अध्ययन किया जाएगा। यहाँ आप देखिए कि हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। कहते किसे हैं जनसंख्या घनत्व? जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किस प्रकार कि भाई एक इकाई पूरा क्षेत्रफल है, वहाँ पर कितने लोग निवास कर रहे हैं और जो लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं उसकी संख्या को हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। परिभाषा मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में उतार लीजिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों यानी मनुष्य हो गया, यहाँ पर मानव हो गया, रहने वाले मानव, रहने वाले मानव की संख्या, मानव की संख्या या लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक बार वापस क्लियर कर लीजिए आप कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को, यहाँ पर मनुष्य भी लिख सकते हो, लोग भी लिख सकते हो, मानव भी लिख सकते हो, मानव की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब हमारे दिमाग में आता है कि हम किस प्रकार ज्ञात करें कि कहाँ का कितना जनसंख्या घनत्व होगा। तो इसके लिए आपकी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा गया है और इसका जो सूत्र है जिसे हम गणितीय सूत्र के नाम से भी जानते हैं, इसका सूत्र इस प्रकार है यहाँ पर कि जनसंख्या यानी वहाँ उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में कितनी जनसंख्या है बट्टा जनसंख्या और वहाँ का क्षेत्रफल, कि वहाँ का यानी कोई प्रदेश है तो कहे कि कितनी जनसंख्या है और वहाँ का कितना क्षेत्रफल है। इसको ज्ञात करने का सूत्र है जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल। इससे आप वहाँ का जनसंख्या घनत्व आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल, और हम वहाँ का आसानी से जनसंख्या घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसका कहाँ होता है, जैसे अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत का सन 2011 के अनुसार, सन 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। अगर राजस्थान की बात करें, हो सकता है कि हमारे 1 नंबर का प्रश्न यहाँ बन जाए। अगर राजस्थान की बात करें तो सन 2011 ये है आपके भारत का और ये है आपके राजस्थान का। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग, 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, या ऊपर भी आएगा 382 वर्ग पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नीचे भी 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो है आपके राजस्थान का, और 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये है हमारे
भारत का। इसको ज्ञात करने का सूत्र भी मैंने आपको बताया है कि वहाँ का जनसंख्या ले लो उस प्रदेश की, जो एक इकाई है उसकी, और उसका क्षेत्रफल। आपको अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि क एक प्रदेश है, इसकी इतनी जनसंख्या है और उस प्रदेश का इतना क्षेत्रफल है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करके बताइए। तो ज्ञात करने का क्या रहेगा, हम जनसंख्या लिख देंगे ऊपर और नीचे लिख देंगे वहाँ का क्षेत्रफल। इसको भाग देकर, इसको काट करके हम इसको वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या जनसंख्या घनत्व किसी प्रदेश के लोगों को किस प्रकार प्रभावित करता है, क्यों कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा, क्यों कहीं पे जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, जिसका नाम रहेगा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, ये हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले। धन्यवाद।